भगवान सिंह, आप देख रहे हैं नवो अकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली ओरिजिनल टीचिंग। क्लास 8 की हिस्ट्री का एक नया चैप्टर, देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। कहोगे सर ये तो इस चैप्टर का टाइटल ही इतना बड़ा है, चैप्टर भी इतना बड़ा है, लेकिन आसान है। बहुत सारे नए नए मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम इसके अंदर। आधुनिक भारत में, और जिसको हम ब्रिटिश काल भी कहते हैं, जब अंग्रेज यहां पर थे, हमने देखा था कि उन्होंने यहाँ की आर्थिक व्यवस्था जो है वो अपने हाथों में किस तरह से अपनी नीतियों के द्वारा ली थी। यहाँ के राजाओं को, यहाँ के रजवाड़ों को जीतने के बाद में, यहाँ के भूभाग को जीतने के बाद में, अब उनका ध्यान गया लोगों के मस्तिष्क को जीतने के लिए। यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं को कैसे अपने पक्ष में किया जाए, इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, इन बातों को हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखिए यहां पर जो देशी जनता शब्द का इस्तेमाल किया गया है, देशी जनता कहा गया है भारतीयों के लिए। यह भारतीयों हेतु इस्तेमाल किया गया है। सभ्य बनाना, अंग्रेज ऐसा मानते थे कि भारतीयों के अंदर सभ्यता की कमी है, वो उतने अच्छे नहीं है जितना होना चाहिए, तो हमारे ऊपर ये दायित्व है। मतलब अंग्रेज ये समझते थे, उनके ऊपर ये दायित्व है कि वो भारत को सभ्य राष्ट्र बनाए। शिक्षित करना, उनको ये मानना था कि भारत में जो शिक्षा प्रणाली वो सही नहीं है, अब हम उनको मॉडिफाई करेंगे, इस शिक्षा प्रणाली को हम बेहतर करेंगे। इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ के भूभाग को जीतने के बाद में यहां पर वो सांस्कृतिक मिशन पर चले। मतलब यहाँ की संस्कृति को अपने पक्ष में कैसे करें, और सांस्कृतिक मिशन के लिए उन्होंने ये देखा कि यहाँ के रीति रिवाज, परंपराओं में बदलाव कैसे लाए। वो चाहते थे कि यहाँ के लोग जो हैं वो अपने रीति रिवाज और परंपराओं में बदलाव लाए, जिससे वो सभ्य बन सके उनके अनुसार। हालांकि हम पहले से ही सभ्य थे, विश्व की सबसे अनुशासित सभ्यता का नाम आता है तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, लेकिन अब उनकी सोच थी, तो उस पर भी हम मंथन करेंगे, उसके बारे में उसका विश्लेषण करेंगे कि क्या वो कितने हद तक सही थे। रीति रिवाज, परंपराओं में बदलाव ला करके वो कहते हैं कि हम भारतीयों को क्या करेंगे, सभ्य बनाएंगे। देखो, देशी जनता मतलब भारतीय। अंग्रेजों ने कहा कि हमें एक सांस्कृतिक मिशन पे काम करना है, यहाँ की रीति रिवाज और परंपराओं में बदलाव लाना है, भारत की रीति रिवाज और परंपराओं में बदलाव लाना है, तब हम इनको सभ्य बना सकते हैं। अब इसके अंदर भी दो धड़े थे, दो परंपराएं विकसित हुई। एक धड़ा ये, एक वर्ग ये चाहता था कि भारत की जो प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है उसका सम्मान किया जाए, दूसरा इसके विपरीत था। तो सबसे पहले हम प्राच्यवादी, जिसको आप ओरिएंटलिस्ट भी कहते हैं, उनको हम समझते हैं। प्राच्यवाद क्या है? प्राच्यवाद की परंपरा, अब इस परंपरा में था क्या? एशिया की संस्कृति, एशिया महाद्वीप, क्योंकि अंग्रेज सारे यूरोप से थे, एशिया की संस्कृति और भाषाओं का समर्थन करना, उनका पोषण करना, उसके पक्ष में बोलना, वो था प्राच्यवाद। तो देखिए, एशिया की संस्कृति व भाषाओं के समर्थन की अवधारणा क्या थी? प्राच्यवाद थी। समर्थन की अवधारणा प्राच्यवाद थी, और इसके जो विचारक थे, इससे संबंधित विचारक क्या कहलाए? प्राच्यवादी कहलाए। याद रखना, इससे संबंधित विचारक प्राच्यवादी कहलाए। अब प्राच्यवादी कौन थे? सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये यहां पे बात हमें समझनी है कि प्राच्यवादी वो थे जो एशिया, जिसमें भारत भी आता था, यहाँ की संस्कृति का सम्मान करते थे, यहाँ की जो भाषाएं हैं उनको सीखना चाहते थे, और वो चाहते थे कि इनके द्वारा भारत को समझा जाए। उनको हमने कहा प्राच्यवादी।
प्राच्यवादी विचारक जिसके अंदर मुख्य रूप से 3 नाम आते हैं यहां पर। एक आता है आपके विलियम जोन्स। विलियम जोन्स, याद रखना। दूसरा नाम है नेथेनियल हॉलहेड। बड़े थोड़े अटपटे नाम है लेकिन आपको याद रखने पड़ेंगे। विलियम जोन्स, नेथेनियल हॉलहेड, हेनरी टॉमस कॉलब्रुक। हेनरी टॉमस कॉलब्रुक, ये 3 नाम हैं। विलियम जोन्स, नेथेनियल हॉलहेड और हेनरी टॉमस कॉलब्रुक। कई बार प्रश्न आता है कि प्राच्यवादी विचारकों के नाम लिखिए, आपको ये तीनों नाम लिखने हैं। अब सबसे पहले हम इसमें से जिसके बारे में ज्यादा दिया है वो दिया है विलियम जोन्स के बारे में, उसके बारे में पता करते हैं। विलियम जोन्स 1783 में कलकत्ता में इनकी तैनाती हुई सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज। सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज बने ये, आपको पता है ना। जूनियर जज मतलब जूनियर कनिष्ठ न्यायाधीश जिसको हम कह सकते हैं। 1783 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जूनियर जज के पद पर किसकी नियुक्ति हुई? विलियम जोन्स की नियुक्ति हुई। बहुत बड़े भाषाविद थे। भाषाविद उसको कहते हैं जो बहुत सारी भाषाओं का जानकार हो, बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है। देखते हैं ये जो विलियम जोन्स है वो देखिए ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत, फारसी, अरबी, इतनी भाषाओं के जानकार थे। ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, संस्कृत, अरबी भाषाओं का जानकार या भाषाओं के जानकार कौन थे? भाषाओं के, इसलिए इनको कहा गया कि ये भाषाविद थे। कई बार पूछते हैं भाषाविद से आप क्या समझते हैं? जो बहुत सारी भाषाओं को लिख पढ़ सकते हैं, जो उनके बारे में जानकारी रखते हैं। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज पर तैनात हुए विलियम जोन्स। हम विलियम जोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, याद रखना। उसके बाद में ये इतनी सारी भाषाओं के जानकार थे। बात यहीं तक नहीं रुकी, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। भारतीय कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, देखिए यहां पर लिखता हूं मैं, भारतीय कानून, भारत का धर्म, यहां का प्राचीन दर्शन, नैतिकता, फिर राजनीति, इतने सारे कानून, धर्म, राजनीति, नैतिकता, दर्शन, चिकित्सा विज्ञान, अंक गणित, चिकित्सा विज्ञान, अंक गणित, का अध्ययन किया। इसने विलियम जोन्स ने। बेटा याद रखना, विलियम जोन्स पे शॉर्ट नोट आ सकता है, पूछ सकते हैं आपको विलियम जोन्स के बारे में आप क्या जानते हैं, या विलियम जोन्स के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो आपको यहां पर लिखना है कि विलियम जोन्स क्या, कौन से विचारक थे? एक प्राच्यवादी विचारक थे। 1783 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज पे उनकी पद पर नियुक्त हुए। ये इतनी सारी भाषाओं के जानकार थे। फिर यहां से आपको ये लिखना है कि भारतीय दर्शन, अंक गणित, नैतिकता, धर्म, राजनीति, इसका इन्होंने अध्ययन किया था। यह पहला पॉइंट बना दीजिए आप। फिर यहां से दूसरा पॉइंट बना दीजिए, ये दूसरा पॉइंट, ये वाला। हम पढ़ रहे हैं देशी जनता को सभ्य बनाना, उसकी पहली कड़ी है प्राच्यवाद की परंपरा। प्राच्यवादी 3 विचारक मैंने आपको बता दिया, जिन्होंने क्या किया, भारतीय भाषा को, भारतीय धर्म को,
भारतीय संस्कृति को समझने का प्रयास किया। यह है प्राच्यवाद। अगर आपको कोई पूछे प्राच्यवाद क्या है, तो प्राच्यवाद के बारे में आप बता सकते हैं, एशिया की संस्कृति और भाषाओं के समर्थन की अवधारणा प्राच्यवाद कहलाई। इससे संबंधित जो विचारक थे वो प्राच्यवादी कहलाई। शुरुआत हमने यहां से की कि अंग्रेज चाहते क्या थे, सभ्य कैसे बनाना चाहते थे, कि यहाँ के रीति रिवाज और परंपरा में हम बदलाव करेंगे, ये हमारे लिए एक सांस्कृतिक मिशन है, यहाँ की संस्कृति को बदलना है। लेकिन उसमें कुछ अच्छे लोग भी थे जो इस परंपरा से आते थे, प्राच्यवादी परंपरा से। अब ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के ये देखेंगे कि प्राच्यवादी आखिर में उनकी जो धारणा थी वो क्या थी, प्राच्यवादियों के विचार कैसे थे। देखिए इसको, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम समझते हैं कि प्राच्यवादियों के विचार क्या थे, उनकी धारणा क्या थी। कई बार प्रश्न आता है, प्राच्यवादी किस तरह से भारत का विकास चाहते थे, या फिर प्राच्यवादियों की धारणाएं क्या थी, प्राच्यवादियों के विचार क्या थे, उसको हम समझते हैं। हमने विलियम जोन्स के बारे में देखा था। विलियम जोन्स ने नेथानिएल हॉलहेड और कॉलब्रुक के साथ मिलकर के एक संगठन स्थापित किया जिसको कहा गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। याद रखना, एशियाटिक सोसाइटी, कहीं कहीं एशियाटिक सोसाइटी आता है और कहीं कहीं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आता है, कंफ्यूज मत होना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स द्वारा स्थापित संस्था थी। विलियम जोन्स ने इसको स्थापित किया था 1784 में। इसके अलावा इन्होंने एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका भी निकाली थी, ये भी याद रखना, प्राच्यवादी है ये। एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, प्राच्यवादियों ने। ये चाहते थे कि भारत की जो विरासत है, भारत का जो अतीत है वो गौरवशाली अतीत था, लोगों के सामने उसको प्रकाश में लाए, उसका बखान करें, या लोगों को ये बताए कि देखो भारत भी इतना समृद्ध है। कहीं ना कहीं ये भारत के पक्ष में थे। अब हम समझते हैं प्राच्यवादी धारणाएं क्या थी। तो यहां पर देखो ये बड़ा प्रश्न है अभ्यास में, इसलिए इसको समझना आप, और इसके बिंदुवार इस पे चर्चा करेंगे हम। सबसे पहला बिंदु उसमें बनता है कि प्राच्यवादी क्या सोचते थे। तो सबसे पहले बेटा, ये भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रति आदर भाव रखते थे। भारतीय संस्कृति व मूल्यों के प्रति ये आदर भाव रखते थे। ये कहते थे कि भारत की संस्कृति अपने आप में अनूठी है, भारत की संस्कृति निराली है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। चूंकि हम भारत में रह रहे, अगर भारत में रह करके हम भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। अगर भारत की जनता को समझना है, प्राच्यवादियों के अनुसार अगर भारत की जनता को समझना है तो यहाँ के ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक है। दूसरा, भारत की जनता को समझने के लिए, भारत की जनता को समझने के लिए यहां के ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक है। बिना भारतीय ग्रंथों को पढ़े हम यहाँ की जनता को नहीं समझ सकते। इसका मतलब यह है कि यहाँ प्राच्यवादियों की जो आस्था है वो भारतीय धर्म ग्रंथों में भी थी, भारतीय विज्ञान में थी, भारतीय अर्थशास्त्र में थी, भारतीय अंकगणित में थी। सारे भारत के जितने भी ग्रंथ थे उनको इस सम्मान की दृष्टि से देखते थे और उनका समर्थन करते थे। तीसरा बिंदु, भारतीय विचारों और कानूनों को समझने से भावी भारत का जो विकास है वो तय होगा। कितनी बड़ी बात थी। देखिए, भारत के जो विचार है पुराने, भारतीय विचारों व कानूनों को समझने से, भारतीय विचारों और कानूनों को समझने से, कानूनों को समझने से भावी भारत के विकास का आधार तय होगा। हम पढ़ रहे हैं प्राच्यवादी क्या सोचते थे, का आधार तय होगा।
आपको बिंदुवार लिखना है, समझना है। भारत के पक्ष में ये बातें जा रही है, देखो सारे अंग्रेज बुरे नहीं थे। अगला, अगर भारत को समझना है तो यहां का देखो संस्कृत और फारसी साहित्य, क्योंकि उस समय वो दोनों जो भाषाएं थी वो हिंदुओं और मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती थी। यहाँ के संस्कृत और फारसी भारतीय साहित्य को पढ़ाया जाए और उसको प्रोत्साहन दिया जाए। साहित्य को पढ़ाया जाए तथा प्रोत्साहन दिया जाए। यह प्रश्न बनता है अगर कि प्राच्यवादियों की धारणा, तो आपको यहां पे 4 बिंदुओं में इसको समेटना है। लिख लेना, नोट्स बना के बहुत काम आएंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल संस्था की स्थापना विलियम जॉन्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर की। इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्च। प्राच्यवादी क्या सोचते थे, 4 बिंदु हमने इसको समेटा है। जब जब अंग्रेजों के अधीन भारतीय शिक्षा का प्रचार का टॉपिक शुरू होता है तो सबसे पहले जो इनका प्रयास था वो था बेटा 1781 में कलकत्ता मदरसे की स्थापना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। 8वीं में नहीं तो आगे जाकर के 10 साल बाद भी ये प्रश्न आपके सामने आएगा। कलकत्ता मदरसे की स्थापना कब की गई थी? 1781 में। किसके समय की गई थी? उस समय गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग्स भी कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति का पोषक था। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय संस्कृत और फारसी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, है ना, सॉरी, यहां पर ये जो कलकत्ता मदरसा था इसके अंदर अरबी, फारसी और इस्लामिक अध्ययन, इसको बढ़ावा देने के लिए, इस्लामिक अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता मदरसे की स्थापना 1781 में कलकत्ते में की गई। मदरसा मतलब वो स्कूल होता है, पढ़ने का एक विद्यालय, जिसको इस्लामिक ये जो है इस्लाम स्टडी जो थी उसके लिए 1781 में कलकत्ता मदरसा स्थापित किया गया। गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। इसमें देखो 2-3 तरह के प्रश्न निकलते हैं। कलकत्ता मदरसा कब स्थापित किया गया? 1781। किसके समय स्थापित हुआ? वॉरेन हेस्टिंग्स। अंग्रेजी शिक्षा या अंग्रेजों के अधीन शिक्षा का जो प्रचार प्रसार था उसका पहला कदम था कलकत्ता मदरसा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर ये तो इस्लाम मुसलमानों के लिए हो गया, जो हिंदू स्टडी थी या हिंदू जो लॉ थे ये तो हिंदू ग्रंथ थे, उनके लिए भी प्रयास किया गया। 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज, याद रखना, 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज जोनाथन डंकन के प्रयासों से स्थापित हुआ। अब जोनाथन डंकन भी आपको, ये भारतीय नहीं है लेकिन फिर भी ये प्राच्यवादी विचारधारा था, पोषक था, प्रयास किया। तो यहां पे कलकत्ता मदरसा और फिर ये बनारस हिंदू कॉलेज जोनाथन डंकन के प्रयासों से 1791, ये दोनों आपको याद रखने हैं। प्राच्यवादी विचारक, उनकी धारणाएं, 2 संस्थाएं कलकत्ता मदरसा और बनारस हिंदू कॉलेज, ये प्राच्यवाद को आगे ले जाने के लिए था। लेकिन बेटा होता क्या है, यहां पर जब प्राच्यवाद को प्रोत्साहन मिला तो इसके अगेंस्ट में एक लॉबी खड़ी हुई जिसने कहा कि आप गलत कर रहे हैं, भारतीयों को ये सब पढ़ाने की जरूरत नहीं, इंग्लिश पढ़ाओ, उनको इंग्लिश बाबू बनाओ। कौन थे वो लोग जिन्होंने ऐसा कहा? क्यों कहा? उन्होंने क्या प्रयास किए जिससे कि ये जो अवधारणा थी वो बिल्कुल बैकफुट पे चली गई और वो लोग आगे आ गए? ये समझने के लिए हम दूसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे। फिलहाल ये पहला वीडियो यहीं तक है, लिखिए इसको, फिर हम दूसरे वीडियो में इस टॉपिक को, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।